आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हम लोग ब्लेजर वेब असेंबली में हम लोग इनपुट कंपोनेंट्स का हम लोग यूज़ कैसे करते हैं और इनपुट कंपोनेंट्स होता क्या है। तो फ्रेंड, इनपुट कंपोनेंट्स जो होता है, जैसे कि हम लोग एचटीएमएल में हम लोग इनपुट कंपोनेंट्स का हम लोग यूज़ किए थे। इनपुट एलिमेंट होता था, ड्रॉप डाउन एलिमेंट होता था, चेक बॉक्स का एलिमेंट होता था, हम लोग नॉर्मल एचटीएमएल में हम लोग यूज़ कर चुके हैं। तो इसी तरह जो ब्लेजर में क्या होता है कि इनपुट कंपोनेंट्स उसको बोला जाता है। कुछ प्रीडिफाइंड इनपुट कंपोनेंट्स हम लोग को डिजाइन करके दिया गया था, हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसको। तो हम लोग उसको यूज़ करेंगे, अभी देखेंगे, लेकिन इसको थोड़ा जान लेते हैं होता क्या है। ब्लेजर प्रोवाइड्स बिल्ट इन इनपुट कंपोनेंट्स इन द माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET Core.components.form नेम स्पेस। प्री डिफाइंड इनपुट कंपोनेंट्स को यूज करने से पहले आपको इस नेम स्पेस को आपको यूज करना पड़ेगा। These components integrate with edit form, validation and model binding। तो एक चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जब प्री डिफाइंड इनपुट कंपोनेंट्स को जब हम यूज़ करते हैं, इससे बहुत सारा फीचर्स जो है हम लोग ऑटोमेटिक हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे वैलिडेशन को चेक करना हो, मॉडल बाइंडिंग करना हो, है ना। इसके लिए क्या होता है कि हम लोग प्री डिफाइंड इनपुट कंपोनेंट्स को जब यूज़ करते हैं तो एक्स्ट्रा मुझे कोड लिखना नहीं पड़ता है फ्रेंड। तो ये सारा फीचर्स है ब्लेजर में के इनपुट कंपोनेंट्स के अंदर। तो उसका कौन कौन सा क्या क्या नाम होता है, जैसे कि हम लोग इनपुट एलिमेंट हम लोग लिखते थे एलिमेंट में, टैग में, तो यहाँ पर लिखेंगे इनपुट टेक्स्ट एरिया, इनपुट नंबर, इनपुट डेट, इनपुट सिलेक्ट, इनपुट चेक बॉक्स। तो इस तरह से हम लोग जो है ना नाम हम लोग इसको हम लोग यूज करते हैं। इस तरह से यहाँ पे देखो, रेडियो ग्रुप, इनपुट रेडियो ग्रुप, इनपुट रेडियो, वैलिडेशन समरी, वैलिडेशन मैसेज। तो हम इसमें 3-4 को हम लोग एलिमेंट का हम लोग यूज़ करके हम लोग आपको दिखाएंगे कैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जा रहे हैं विजुअल स्टूडियो में। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पे ब्लेजर वेब असेंबली का यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन है। यहाँ पे देखो कि पेजेस फोल्डर के अंदर यहाँ पे मैंने होम कंट्रोलर को, कंपोनेंट्स को मैंने ओपन किया यहाँ पे। तो यहाँ पे ओपन करने के बाद क्या है कि ये पेज कंपोनेंट्स क्यों है, मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्योंकि पेज कंपोनेंट्स में @पेज डायरेक्टिव हम लोग यूज़ करते हैं। तो पेज कंपोनेंट्स उसको किस बोलता है, किस लिए हम लोग बोलते हैं, तो पेज कंपोनेंट्स बोलते हैं कि इसका जो पेज कंपोनेंट्स हम उसको इसलिए बोलते हैं कि सबसे पहले इसका यूज होता है। हम इसका जो पेज कंपोनेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि इसका जो URL होता है, मुझे क्या होता है, ब्राउजर के URL में दिखता है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसका पेज कंपोनेंट्स को रीयूज नहीं होता है। और यदि दूसरा कोई कंपोनेंट्स बनाते हैं तो रीयूज कंपोनेंट्स यदि हम बनाएंगे तो उसको हम पेज कंपोनेंट्स नहीं बोल सकते हैं। तो पेज कंपोनेंट्स में हम लोग इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पेज टाइटल हम लोग डालते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ HTML भी हम लिखेंगे। कि HTML कैसे लिखेंगे, चलिए HTML लिखना हम देखते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करते थे अभी तक, इनपुट लिखते थे, आई एंड इनपुट, इस सॉरी यहाँ पे रॉन्ग हो गया, मैं लिखता था पहले इनपुट एलिमेंट। इस तरह से इनपुट एलिमेंट हम लोग लिखते थे पहले, नॉर्मल जो HTML जो हम लोग लिखते थे। इसी तरह से इसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट का हम लोग यूज़ करते थे। लेकिन ब्लेजर में इनपुट एलिमेंट का भी हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन अभी जो मैं इस वीडियो बता रहा हूँ ओनली फॉर प्री डिफाइंड इनपुट कंपोनेंट्स के बारे में। तो आप लोगों को पता है कि प्री डिफाइंड इनपुट कंपोनेंट्स में हम लोग नॉर्मल फॉर्म जो होता था फ्रेंड, वो फॉर्म का यूज़ नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग एडिट फॉर्म का हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोग जब यूज़ करेंगे एडिट फॉर्म, इस तरह से एडिट फॉर्म के अंदर ही हम लोग जो है यूज़ करेंगे। तो यहाँ फॉर्म यूज़ नहीं होता है, इस चीज़ को माइंड में रखना है। इसको मैं आगे और भी डीपली हम लोग जानेंगे, आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं थोड़ा इसमें हिंट दे रहा हूँ आपको कि यहाँ पे याद रखना है कि ब्लेजर में जब भी हम यूज़ करेंगे एडिट फॉर्म का यूज़ करते हैं, नॉर्मल फॉर्म यूज़ नहीं होता है। चलिए अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, क्या है, एक इनपुट मुझे टेक्स्ट बॉक्स लिखना है। तो यहाँ लिखूंगा इनपुट, सॉरी यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट टेक्स्ट। देखिए यहाँ पे हिंट दिया इनपुट टेक्स्ट, मैं इसको कॉपी किया, आ गया। अब इसके अंदर यदि मैं दूसरा मुझे जो लिखना पड़ेगा, दूसरा एलिमेंट में लिखता हूँ यहाँ पे इस तरह इनपुट टेक्स्ट एरिया। देखिए हम लोग टेक्स्ट एरिया का यूज़ किया था वहाँ पे, यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट एरिया आ गया। जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ इनपुट और यहाँ पे नंबर, मुझे इसमें कुछ इंटीजर नंबर मुझे लेना है टेक्स्ट बॉक्स में।
नंबर। यदि मुझे यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड, यदि मुझे यहाँ पे दिखाना है ड्रॉप डाउन, इसके लिए इनपुट सिलेक्ट। तो बहुत सिंपल है, आप लोग प्रैक्टिस करोगे फ्रेंड आप भी जान, बहुत सिंपल लगेगा। और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एरर दे रहा है ना, तो एरर को देखिए अभी जस्ट चला जाएगा। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे कुछ भी इसको ब्रेक लगा देता हूँ कि एक के बाद नीचे एक आएगा, इसको मैं ब्रेक लगा दिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे लगा दूँगा, इसके बाद में ब्रेक लगा दिया, और इसके बाद में यहाँ पे ब्रेक लगा दिया, सिंपल इसको यहाँ पे ब्रेक लगा दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, चलिए अब मुझे क्या करना है कि इसके अंदर जो मैं वैल्यू डालूंगा, तो मुझे यहाँ पे सपोज डिस्प्ले करना है, नीचे डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले कैसे होगा, तो यहाँ पर मैं जो डिस्प्ले कर, इसका जो वैल्यू मैं टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू डालूंगा है ना, तो मुझे डिस्प्ले करना है। तो जब भी आप प्री डिफाइंड इनपुट कंपोनेंट्स को फ्रेंड यूज करोगे, तो यहाँ पर हमेशा याद रखना है, यहाँ पे एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट का आपको नाम हमेशा याद रखना पड़ेगा, बाइंड वैल्यू हाइफन वैल्यू। ये हम इससे पहले जो मैंने फ्रेंड वीडियो बनाया था उसमें @बाइंड को मैंने दिखाया था, नॉर्मल इनपुट एलिमेंट के साथ मैंने उसको यूज़ किया था। उसका काम होता था टू वे बाइंडिंग करना। यहाँ पर हाइफन वैल्यू का भी काम होता है टू वे बाइंडिंग करना। लेकिन याद रखना है, प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स के साथ जब टू वे बाइंडिंग करूंगा, @बाइंड हाइफन वैल्यू एट्रीब्यूट का ही यूज करना है, बस इतना जान लेना है अभी। अब मुझे इसके अंदर जो है, सपोज मुझे इसके अंदर मुझे यूजर में यहाँ पे टाइप यूजर नेम ही टाइप कर दिया। अब यूजर नेम जो मैंने इसके अंदर टाइप किया फ्रेंड, तो ये अभी भी एरर दे रहा है। एरर किस लेता है कि ये जो है, ये जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज में ये जो मैंने यूजर नेम वैल्यू दिया है, इसको मुझे कहाँ पे इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसका जो वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे, इसमें जो वैल्यू आएगा कहाँ जाएगा, किसी प्रॉपर्टीज में इसको क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। इसको प्रॉपर्टीज कहाँ डिफाइन करेंगे, HTML के अंदर डिफाइन नहीं करेंगे, C# को कोड के अंदर मुझे जाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो C# को कोड हम लोग कैसे लिखेंगे, तो अभी हम इसी पेज में C# को कोड लिख रहे हैं, home.reader का जो पेज है उसी के अंदर में C# कोड लिखना चाहते हैं, तो कोड ब्लॉक का हम लोग यूज करते हैं, @कोड ब्लॉक। जब मैं कस्टम पेज जब मैं बनाऊंगा, अभी मैं डिफ़ॉल्ट पेज में ही काम कर रहा हूँ, जब कस्टम पेज बनाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा किस तरह से मैं सेपरेट C# को कोड लिखता हूँ और किस तरह सेपरेट HTML में लिखता हूँ। आप देखोगे मैं सेपरेट में काम करूँगा उसमें। तो यहाँ पर क्या होता है, मैं लिखूंगा प्राइवेट, यहाँ पे लिखूँगा स्ट्रिंग है, यूजर नेम जब भी आएगा तो स्ट्रिंग आएगा फ्रेंड। तो इसको नॉन लेवल में चेक कर लिया मैं, सॉरी यहाँ पे, और यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद मुझे ये जो यूजर है, इसके बाद गेट सेट कर देंगे। प्रॉपर्टी तो हम लोग ऐसा ही डिफाइन करते हैं, सॉरी यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी तो ऐसा ही डिफाइन करते हैं। तो अब देखो ऊपर का जो एरर जो है चला गया है। अब मुझे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं एरिया के अंदर जो है इसको डिस्प्ले कर देता हूँ। यहाँ पे देता हूँ मैसेज, तो मैं इसको कॉपी किया और इसको मैं कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ये भी स्ट्रिंग है तो इसका भी एरर चला गया। अब मुझे इसके अंदर मुझे इसको कॉपी करता हूँ, इसके अंदर इनपुट एरिया है तो इसके अंदर मुझे एज, सपोज मुझे एज देना है, तो इसके अंदर मैं कॉपी करूँगा INT, और ये जो एज है फ्रेंड इस तरह से मैं अभी कुछ नहीं कर, नॉर्मल मैं @बाइंड एट्रीब्यूट का ही यूज़ कर रहा हूँ। इसमें क्लास भी लिख सकते हो, ऑटो कंप्लीट भी लिख सकते हो, हर चीज़ यहाँ पे क्लास भी मुझे मेंशन करना पड़ेगा। तो नॉर्मल जो क्लास होता है वैसे क्लास फाइल होगा, जो भी यहाँ पे क्लास आप मेंशन करना चाहते हो कर सकते हो। तो इसको मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अभी ज़्यादा कम्प्लेक्स में नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ तक हो गया है, ये INT वैल्यू ही लेगा क्योंकि यहाँ स्ट्रिंग दूंगा तो एरर आ जाएगा, याद रखने का। यहाँ यदि स्ट्रिंग दे देता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन कर देता हूँ, तो आपको जब एप्लीकेशन जब रन करोगे तो आपको एरर दिखेगा, तो ये आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको INT लिखना पड़ेगा, इस चीज़ को माइंड में रखना है। अब मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन को यूज़ करना है। ड्रॉप डाउन को यूज़ करने के लिए क्या करना है, इसको मैं जो कॉपी करता हूँ फ्रेंड, इसको मैं कॉपी किया और इसके अंदर जाऊँगा, पेस्ट कर दिया। इसके अंदर मैं लिखता हूँ CT, तो यहाँ तक तो ठीक है। तो बस इनपुट सिलेक्ट इसके अंदर CT, और इसको CT मुझे डिफाइन नहीं किया गया तो CT क्या जब भी होगा तो स्ट्रिंग में ही आएगा फ्रेंड।
तो इसको मैं क्या करूँगा, या इसको सिटी को मैं कॉपी किया यहाँ से और यहाँ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दिया, यहाँ सिटी है। अब मुझे इसके अंदर मुझे ऑप्शन चाहिए। ऑप्शन के लिए यूज करने के ऑप्शन का हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मल, जैसे हम लोग नॉर्मल HTML में हम लोग यूज़ करते हुए आ रहे हैं वैसे ही यूज़ करेंगे। लिखेंगे वैल्यू, वैल्यू, और इसमें इसके अंदर जो है मुझे सिलेक्ट डॉट डॉट डॉट, हम लोग जैसे यूज़ किए हैं नॉर्मल HTML वैसा ही मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। मैं 2 बार पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोलकाता, और कोलकाता है तो इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूँगा कोलकाता, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ हावड़ा। इसको मैं कॉपी किया, इसको यहाँ पे क्या करूँगा, पेस्ट कर दिया। अब इसमें मुझे करना क्या, अब मुझे इसको जो वैल्यू जो इसमें जो वैल्यू इसके प्रॉपर्टीज के साथ बाइंड हो गया। अब इस प्रॉपर्टीज में वैल्यू आया है, इसको जो इनपुट टेक्स्ट में जो वैल्यू डाला गया है, इसमें जो वैल्यू डाला गया है वो वैल्यू कहाँ होल्ड करेगा, प्रॉपर्टीज। इसके ये तो बाइंड कर रहा है, ये क्या कर रहा है, बाइंड एट द रेट बाइंड वैल्यू एट्रीब्यूट है, ये बाइंड कर रहा है, किसके साथ बाइंड कर रहा है, इस प्रॉपर्टीज के साथ बाइंड कर रहा है। इसका वैल्यू इसमें आके होल्ड करेगा। अब मुझे इसका वैल्यू मुझे दिखाना है HTML में, है ना, HTML में दिखाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल है फ्रेंड, इस तरह से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एट द रेट, और इसका जो वैल्यू है यूजर नेम है इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। इस तरह से हम HTML में क्या लिखना है तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। अब मैं कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया। अब ये मैसेज होगा तो इसके अंदर मैसेज चला जाएगा, और एज होगा इसके अंदर एज चला जाएगा, और उसके अंदर मुझे सिटी मुझे दिखाना है। सपोज मुझे सिटी दिखाना है तो इसके अंदर मैं सिटी, मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे सिटी को कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे सिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि एज जो जब भी आप जो है एज जब भी यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 0 डिस्प्ले होगा। तो फिर अभी इस पर मैं चेकिंग नहीं लगा रहा हूँ, आपको देखना है क्या डिस्प्ले हो रहा है। तो मैं अभी एप्लीकेशन को डिबग कर रहा हूँ नॉर्मल। मैं एडिट फॉर्म का भी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, ओनली फॉर अभी वैल्यू को डाल के मैं चेक करता हूँ कि क्या साइज में प्रॉपर्टीज में इनपुट कंपोनेंट्स में जो वैल्यू दिया था प्रॉपर्टीज के साथ बाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा। प्रॉपर्टीज जब बाइंड हो गया प्रॉपर्टीज की वैल्यू मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ नॉर्मल। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सपोज मैंने लिखा सुनील, सुनील आ गया। मैं लिखा यहाँ पे मैसेज, मैसेज, मैसेज भी आ गया। यहाँ पर मैंने लिख दिया 40, 40 भी आ गया। अब मैं यहाँ पर किसी सिटी को सिलेक्ट किया, सिटी भी आ गया। तो फ्रेंड इस तरह से क्या होता है कि हम लोग ब्लेजर का प्री डिफाइंड इनपुट कंपोनेंट्स को हम लोग यूज़ करते हैं। तो यदि आप ब्लेजर का प्री डिफाइंड इनपुट कंपोनेंट्स को यूज़ करते हो और यदि 2 वे बाइंडिंग करना चाहते हो फ्रेंड, तो आपको एट द रेट बाइंड हाइफन वैल्यू जो होता है एट्रीब्यूट होता है उसको आपको यूज़ करना पड़ेगा फ्रेंड। तो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू यदि हम चेंज करते हैं, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू चेंज करते हैं तो देखो कि चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है तो आपको फ़ायदा के बारे में बता दिया। और इसका क्या होता है, वैलिडेशन चेकिंग हो जाता है, ऑटोमेटिक इस मॉडल बाइंडिंग होता है ना। इसको हम एडिट फॉर्म के अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एडिट फॉर्म के अंदर जो है अंदर हम लोग इसका यूज़ हम लोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको वैलिडेशन चेकिंग हो जाता है, आपको नॉर्मल सा आपका एक मॉडल बाइंडिंग हो जाता है। बहुत सारा फीचर्स है, आप इसको यूज़ कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ब्लेजर प्री डिफाइंड इनपुट कंपोनेंट्स का हम लोग यूज़ करते हैं। यदि ब्लेजर वेब असेंबली यदि आप सीख जाते हो फ्रेंड तो आपको ब्लेजर सर्वर सीखना बहुत सिंपल हो जाएगा। तो यही इसी तरह से कंपोनेंट्स का यूज हम लोग ब्लेजर सर्वर में भी करते हैं। तो फर्क डिफरेंस आपको बस इतना लगेगा कि उसमें जो एप्लीकेशन जो होता है सर्वर साइड रेंडर होता है, ये क्लाइंट साइड रेंडर होता है। उसमें क्या होता है कि हम लोग डाटा एक्सेस लेयर, हम लोग डाटाबेस के साथ कनेक्शन हो जाएगा, उस
एप्लीकेशन में, इसमें मुझे एपीआई के द्वारा क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। फ़र्क इतना ही होता है, ये सर्वर साइड, ये क्लाइंट साइड रन करता है, वो सर्वर साइड रन करता है। सिंपल है, आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, आपको भी समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। तो फ्रेंड यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें फ्रेंड, और हो सके तो लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करो जो ब्लेजर सीखना चाहते हो।